Hello friends, welcome back to my channel. Again I am here with the topic system of equations, under which I will discuss today non-homogeneous system of equations. Yesterday I told you about the homogeneous system of equations and non-homogeneous system of equations. मैंने homogeneous की conditions discuss की थी. Now today I will discuss the non-homogeneous conditions. Okay, ये देखिए the system of equations मैंने कल बोला था कि अगर b 0 होता है तो वो x equal to 0 homogeneous system of equations represent करते हैं, और x equal to b if any of the at least one of the bi is non-zero. उस केस के लिए x इक्वल टू बी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है. अब सिमिलरली जो हमने होमोजीनियस के लिए देखा था r इक्वल टू n, r रैंक एंड नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, ये मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है ये. और इसका क्या मतलब है, एक और चीज़ हम इसको बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो. अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये a क्या थी यहाँ पे हमारे m क्रॉस n की मैट्रिक्स थी. तो अगर कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और n उसका रैंक है तो डिटर्मिनेंट या फिर नॉट इक्वल टू ज़ीरो एक ही बात है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा. ठीक है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इसको भी यूज़ करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा. उसके बाद r लेस देन n है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे. सिमिलरली m लेस देन n इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे. ये होमोजेनियस में भी हमने ये सब बताया था. नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, फ्रेंड्स ये मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए फॉर्मूला क्या था, n माइनस r. Now for non-homogeneous system of equations we have number of linearly independent solutions equal to n minus r plus 1. इस चीज़ को आप खास कर ध्यान दें, ये नोट करिए. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. अब एक और कंडीशन है कि अगर m n से बड़ी हो जाए तो या तो नो सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा और इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा. कोई भी पॉसिबिलिटी, ऑल पॉसिबिलिटीज़ आर अवेलेबल. ओके, कोई भी चीज़ हो सकती है. फिर m इक्वल टू n हो जाए तब भी नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है. और एक चीज़ क्या होता है, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट, दो वर्ड है. इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन, मतलब नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी इनकंसिस्टेंट. और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मैंने बोला था ऑलवेज पोजेस अ सॉल्यूशन. तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट. मीन्स कंसिस्टेंट मतलब है कि सॉल्यूशन रखना, और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन. तो ये दो वर्ड भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस में लिखा हुआ हो सकता है. और एक चीज़ और, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सबको पता होगा, तो इसमें एक और चीज़ होती है इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाए. तो इसके ये भी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, और जो रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड ए है वही आर के बराबर है, दोनों इक्वल हो जाए, दोनों नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. नाउ वन एग्जांपल मैं आपको इसका सॉल्व करके बताती हूँ. ये देखिए, ये आई थिंक 2015 या 16 किसी का भी नेट में आया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं. आप क्वेश्चन देखिए. लेट ए बी ए एन क्रॉस एम मैट्रिक्स एंड बी बी ए एन क्रॉस वन वेक्टर विथ रियल एंट्रीज. सपोज द इक्वेशन एक्स इक्वल टू बी, एक्स बिलोंग्स टू आर टू द पावर एम, एडमिट्स अ यूनिक सॉल्यूशन, देन वी कैन कंक्लूड. तो एन और एम में रिलेशन बताना है. मैंने जो आपको बताया था वो ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स बताई थी ना, यहाँ उल्टा है, एन क्रॉस एम गिवन है. तो इससे आप पहले ये देखिए, ये नंबर ऑफ़ इक्वेशंस है और ये नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स है. ठीक है, अब हमारा गिवन क्या है कि ये एक्स इक्वल टू बी, होमोजीनियस तो कुछ बोला नहीं है, बी में रियल एंट्रीज है पर यूनिक सॉल्यूशन एडमिट कर रहा है. इट मीन्स दैट आर इक्वल टू एन, हमारे वाले उससे वहाँ क्या होता था, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होता था n, लेकिन इस केस में n कितना है, m है. ये चीज़ समझ रहे हैं ना आप. उसमें मैंने ए एम क्रॉस एन के लिए सब कुछ डिफाइन किया था, लेकिन अब क्वेश्चन में जब n क्रॉस m गिवन है तो आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये n के बराबर होगा. इस केस में हम r इक्वल टू m लिखेंगे, ना कि n लिखेंगे. n ही m है. मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स कौन सा है, उसके नोटेशन पे कंफ्यूज मत होइएगा. आर इक्वल टू एम, ये कंडीशन मिल गई. अब ऑप्शंस देखिए, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एन इक्वल टू एम और एन ग्रेटर देन एम. एक चीज़ देखिए, अगर उसकी रैंक आर है, ठीक है, अगर हम कोई ए एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स के लिए हम एन एम का रिलेशन देखते हैं. एम तो रैंक है, और अगर एन उससे बड़ा हो जाए या उससे छोटा अगर हम लेते हैं, तो कोई भी अगर ए 2x3 की मैट्रिक्स रहेगी तो उसका रैंक कभी भी 3 होगा नहीं होगा. जो छोटा होता है उससे बड़ा रैंक तो हो ही नहीं सकता ना, तो रैंक हमेशा 2 होगा इसके लिए.
लेकिन रैंक हमें कितना पता है, m के बराबर। इस कंडीशन से, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन से रैंक 3 के बराबर है, लेकिन n अगर उससे हम छोटा ले रहे तो रैंक 2 हो रहा है। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब n m से छोटा नहीं हो सकता है, n कैन नॉट बी लेस। ये कट हो गया ऑप्शन। और n ग्रेटर देन m और n इक्वल टू m। देखिए ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन 2 वाला ऑप्शन जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो हम बस इसे ही, ये तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाला है, मल्टीपल चॉइस नहीं है, तो इसमें ऑप्शन 2 इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये और ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन सेकेंड वाला ऑप्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इट इज़ मोर करेक्ट। अगर मल्टीपल चॉइस होता तो उस केस में हम सोचते कि ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हमारा n के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। छोटा वाला तो मैंने बताया ना कि अगर वो छोटा हो जाता है तो रैंक हम बोल ही नहीं सकते कि इसके बराबर है, जबकि हमारे यूनिक सॉल्यूशन वाले कंडीशन से रैंक m के बराबर आई है। ठीक है, देखिए कैसे अप्लाई किया मैंने ये वाला। बस आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और उसकी कंडीशंस पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल्स डिस्कस करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक माई way of teaching, then please do subscribe to my channel. Okay, thank you.